सोचिए, एक रस्साकशी का खेल जो एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 90 साल चला। एक तरफ था दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ थे करोड़ों लोग जो सिर्फ अपनी आज़ादी चाहते थे। ये कहानी उसी लंबी और मुश्किल लड़ाई की है जिसमें कई उम्मीदें बंधी, कई टूटीं और आखिर में एक नए देश का जन्म हुआ। तो आखिर सवाल यही उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को उसकी जड़ों से उखाड़ने के लिए लगता क्या है? क्या सिर्फ हिम्मत और जुनून काफी है या फिर सही रणनीति भी उतनी ही जरूरी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक ऐसी कहानी में जो बलिदान, जबरदस्त रणनीतियों और दुखद मतभेदों से भरी पड़ी है। तो इस रस्साकशी में जो पहला सबसे जोरदार और हिंसक झटका लगा वो था साल 1857। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ पहली बड़ी बगावत थी, एक ऐसा विद्रोह जिसने पहली बार साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। अब देखिए, ये जो विद्रोह था ना, ये कोई एक दिन में नहीं भड़का। ये तो दशकों का गुस्सा था जो सुलग रहा था। एक तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी जिसने झांसी और सतारा जैसे कई राज्यों को निगल लिया। फिर भारी भरकम लगान ने किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। ऊपर से लोगों में ये डर भी फैल रहा था कि अंग्रेज उनका धर्म बदलकर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। मतलब बारूद तो तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी बने वो नए कारतूस जिनके बारे में अफवाह फैली कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने एक चीज हमेशा के लिए बदल दी। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया कि एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी इतने बड़े देश पर राज नहीं कर सकती। तो नतीजा क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और भारत का शासन सीधा चला गया ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। 1857 की जंग तो तलवारों और बंदूकों से लड़ी गई थी, लेकिन अब संघर्ष का मैदान बदल रहा था। अब जंग होनी थी राजनीति के अखाड़े में, और इस नए अखाड़े का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरी इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन मजे की बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी एक अपनी ही रस्साकशी चल रही थी। एक तरफ थे नरमपंथी नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हें लगता था कि अगर हम अंग्रेजों से कायदे से, याचिकाओं और प्रार्थनाओं के जरिए बात करें तो वो हमारी सुनेंगे और धीरे धीरे सुधार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ थे गरमपंथी नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक। उनका साफ मानना था कि आज़ादी भीख मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। उनके लिए विरोध, बहिष्कार और संघर्ष ही असली रास्ता था। गरमपंथियों को ये पिटिशंस वाला तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको लगता था कि ये तो भीख मांगने जैसा है, और इसी गुस्से को बाल गंगाधर तिलक ने अपने एक वाक्य में समेट दिया था जब उन्होंने कहा कि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो हुआ ये कि विचारों का ये टकराव इतना बढ़ गया कि 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई, नरम दल और गरम दल। ये आज़ादी की लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जब अपने ही लोग आपस में लड़ रहे थे तो अंग्रेजों को तो बांटो और राज करो की अपनी नीति को आगे बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल गया, और आंदोलन कई सालों के लिए कमजोर पड़ गया। जब ऐसा लग रहा था कि पूरा आंदोलन बिखर गया है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे महात्मा गांधी, और वो अपने साथ संघर्ष का एक ऐसा तरीका लाए जिसने देखते ही देखते खेल के सारे नियम बदल दिए। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस। इसका फंडा बहुत सिंपल था पर बहुत पावरफुल था कि हम आपके गलत कानूनों को मानेंगे नहीं, हम उन्हें तोड़ेंगे, लेकिन पूरी शांति से, बिना किसी हिंसा के। ये एक तरह से सरकार को नैतिक तौर पर चुनौती देना था, जहां एक निहत्थे इंसान के सामने एक साम्राज्य की पूरी ताकत बेबस नजर आने लगती थी। और इस हथियार का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त इस्तेमाल देखने को मिला 1930 की दांडी मार्च में। जरा सोच कर देखिए, गांधी जी 12 मार्च को अपने 77 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। 24 दिनों तक 385 किलोमीटर पैदल चले और रास्ते में हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ते चले गए। और फिर 6 अप्रैल को दांडी के साहिल पर पहुंचकर उन्होंने बस एक मुट्ठी नमक उठाया और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के कानून को तोड़ दिया। ये काम छोटा था पर इसका संदेश पूरी दुनिया में गूंज उठा। लेकिन ये जो मार्च था ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। गांधी जी ने पहले वाइसरॉय एरविन को 11 मांगें भेजी थीं, लेकिन जब वाइसरॉय ने उन मांगों को ठुकरा दिया तब गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। और बस यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बज गया।
तो एक तरफ जहां गांधी और कांग्रेस पूरे देश को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज वो इसी रस्सी को बीच से काटने में लगे हुए थे। और दुख की बात यह है कि उन्हें इसमें कुछ भारतीय नेताओं का भी साथ मिला, और यहीं से कहानी में मुस्लिम लीग का किरदार बहुत अहम हो जाता है। अंग्रेजों का सबसे खतरनाक औजार था पृथक निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब क्या था? आसान भाषा में समझें तो कुछ सीटें ऐसी होंगी जिन पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। सुनने में शायद ये ठीक लगे, लेकिन असल में इसने भारतीय समाज में जहर घोलने का काम किया। इसने नेताओं को सिखाया कि वो पूरे देश के नहीं, सिर्फ अपने समुदाय के नेता हैं। इसने लोगों को हिंदू और मुसलमान की तरह सोचना सिखाया, न कि एक भारतीय की तरह। और ये जो खाई थी ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ये अब साफ साफ दिखने लगी थी। 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट में एक साथ चुनाव लड़ने की बात थी, एक मजबूत केंद्र सरकार की बात थी। वहीं जिन्ना के 14 पॉइंट्स में अलग चुनाव और राज्यों को ज्यादा ताकत देने की मांग थी। ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं थे, ये आजाद भारत के लिए दो ऐसे रास्ते थे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे थे। और फिर साल आया 1940 और जगह थी लाहौर। यहां एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी। मुस्लिम लीग ने पहली बार औपचारिक तौर पर उन इलाकों के लिए अलग आजाद मुस्लिम राज्यों की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया जहां मुसलमान बहुमत में थे। जो बात अब तक दबी छुपी थी, अब वो एक राजनीतिक हकीकत बनने की राह पर थी। पाकिस्तान का बीज बोया जा चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होते ही अब खेल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच का ये तनाव अब चरम पर था। अब आजादी की आखिरी और सबसे निर्णायक लड़ाई का वक्त आ चुका था। वर्ल्ड वॉर II ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। उन्हें अब भारत के सैनिकों और संसाधनों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा थी, तो उन्होंने कुछ लॉलीपॉप देने की कोशिश की। पहले 1940 में ऑगस्ट ऑफर लाए, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन इन सब में बस खोखले वादे थे कि जंग के बाद देखेंगे, कुछ अधिकार दे देंगे। फौरन सत्ता देने का कोई इरादा नहीं था। कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा सिफ्र। बातचीत की हर कोशिश नाकाम हो गई। ब्रिटिश सरकार कुछ भी ठोस देने को तैयार नहीं थी और कांग्रेस अब एक पल भी इंतजार करने के मूड में नहीं थी। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो गांधी जी ने वो कदम उठाया जिसका इंतजार सबको था। उन्होंने अपना आखिरी पत्ता चल दिया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान था। मतलब साफ था, अब या तो हम आजादी लेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये अंग्रेजों के लिए आखिरी चेतावनी थी। इस भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ऊपर से युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर ही दिया था। उनके पास अब घुटने टेकने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और आखिरकार 90 साल की इस लंबी, थका देने वाली रस्साकशी के बाद 1947 में वो दिन आ ही गया। भारत आजाद था, लेकिन इस आजादी के साथ एक ऐसा जख्म मिला जो आज तक नहीं भरा, देश का बंटवारा। और यहीं आकर ये सवाल मन में उठता है कि इस पूरी लड़ाई में आजादी तो मिली, पर देश की एकता की कीमत पर। क्या कहानी किसी और तरह से खत्म हो सकती थी? क्या इतिहास में कोई ऐसा मोड़ था जहां कोई दूसरा रास्ता चुना जा सकता था, जिससे शायद इस बंटवारे का दर्द टाला जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास